हेलो एवरीवन। क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और आज हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो गॉस लॉ स्टार्ट करना। ये गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बेस्ड है, लेकिन और प्रिसाइजली बोलें तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसमें गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा गॉस लॉ है, लेकिन उसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस नॉर्मली। अगर कोई सरफेस है उससे नॉर्मली कितनी लाइन पास हो रही हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, यहां पर लाइट जल रही है, अब बाहर लाइट निकल के जा रही है, तो कितनी लाइट बाहर निकलेगी इसको हम लोग एक नाम देते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। यहां पर कितना चार्ज है, उस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, उसी को हमने नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कल को मैग्नेट में अगर देखेंगे कितना मैग्नेटिक लाइंस बाहर जाएंगी, दैट इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो फ्लक्स होता है हमारा वो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ लाइंस से कैलकुलेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। आप जिस चीज का फ्लक्स निकालेंगे उसकी लाइंस को लेंगे। मैग्नेट का निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जाएंगी तो पॉजिटिव फ्लक्स, अंदर आएंगी तो नेगेटिव फ्लक्स। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या, अगर बाहर जाएंगी तो पॉजिटिव फ्लक्स और अगर अंदर आएंगी तो नेगेटिव फ्लक्स। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो कॉन्सेप्चुअली हमने बात समझी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। आइए फॉर्मूला देखते हैं। फ्लक्स को जनरली हम लोग फाई से लिखते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा सरफेस यहां पर बनाया आपने ds, ठीक, और सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी हम सब जानते हैं। सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने एन कैप से शो की हुई है, इसको कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। क्या नाम देते हैं इसको, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या करता है, एरिया की डायरेक्शन को शो करता है। ये जो ds है ना आपका, ये एरिया है, एरिया की जो डायरेक्शन को शो करेगा उस वेक्टर का नाम क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो देखिए भाई ई के कंपोनेंट तोड़ लिए जाए, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ई साइन थीटा। होगा कि नहीं? तो बताइए कौन सा कंपोनेंट नॉर्मली जा रहा है, नॉर्मली जो कंपोनेंट जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, ई कॉस थीटा जा रहा है। नॉर्मली जो कंपोनेंट गया है वो ई कॉस थीटा गया है। इसका मतलब आप करोगे क्या, ई कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, बोलो ds से। फिर से बात सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो नॉर्मली बाहर जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया एरिया की वैल्यू से। ये देखो ये कंपोनेंट नॉर्मली जा रहा था, एरिया ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डी फाई आया कि नहीं आया? कौन आया ये बताओ, डी फाई आया। देखिए वही लिखा हुआ है, डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। यह अलग अलग समझें तो नॉर्मल कंपोनेंट फील्ड का और साथ में मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए, डीएस से। एक डेफिनेशन और आपको बड़ी अच्छी इसकी मिलेगी जो हमने फिनमैन के लेक्चर्स में देखी है, वो क्या है, आउटवर्ड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आउटवर्ड इफेक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये भी बहुत बढ़िया डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आउटवर्ड इफेक्ट होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स, इनवर्ड होगा तो नेगेटिव फ्लक्स। ठीक, अब ये देखिए सब कुछ सारा यहां पर जो डिपेंड कर रहा है वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है। इस पर डिपेंड कर रहा है एंगल। देखिए एंगल अगर आपने 0 डिग्री लिया, 0 डिग्री एंगल का क्या मीनिंग है, ये नॉर्मल वेक्टर है और यही डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई कि नहीं? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस।
मैक्सिमम फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। क्लियर। अब आइए दूसरी बात, थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मीनिंग देखिए डायग्राम में समझते हैं। ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं उस सरफेस के पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस किसके पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू द सरफेस। तो इस केस में जो फ्लक्स हमको मिलेगा वो जीरो मिलेगा, द फ्लक्स विल बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के पैरेलल निकल जाए, मान लीजिए ये सरफेस है, इसके पैरेलल निकल जाए तो फ्लक्स जीरो होता है। अगर थीटा 180 डिग्री है, 180 का मतलब क्या होता है, 180 का मतलब जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये नॉर्मल वेक्टर आपने बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, ये एंगल हमारा 180 डिग्री का हुआ। अगर ये 180 डिग्री का एंगल है तो डी फाई का फॉर्मूला है माइनस ई डी एस। क्लियर है, डी फाई का फॉर्मूला किसकी इक्वल हो गया, माइनस ई डी एस। तो बताइए, अगर फ्लक्स बाहर जाए लाइंस तो प्लस, अगर अंदर जाए तो माइनस। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही हैं, बाहर जाती हैं तो प्लस, अंदर आती है तो माइनस। ये बेसिक डेफिनेशन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको बोला जाता है फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं। फ्लक्स डेंसिटी मींस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और आप अगर ध्यान से देखें तो ई जो होगा वो डी फाई अपॉन डी एस होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी होते हैं। वैसे फ्लक्स डेंसिटी का जो मीनिंग होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या बोला जाता है, फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं। आइए नेक्स्ट, टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। टोटल फ्लक्स इसका क्लोज्ड सरफेस का, जैसे कोई सरफेस है मान लीजिए क्लोज्ड है, अब आप अगर इसका पूरे का फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो पहली बात तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बात को समझिए। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस मतलब छोटे से पार्ट का, और पूरे का निकालना है तो उस पूरे सरफेस को लेकर के क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये टोटल फ्लक्स पूरे सरफेस का निकलता है, और लिखा कैसे जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ऐसे सिंबल बनता है, क्लोज्ड का साइन आप बना सकते हैं। फिर आता है यूनिट ऑफ फ्लक्स। यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स की अगर बात करें तो यूनिट ऑफ फ्लक्स में एक वोल्ट मीटर है और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, दोनों एक ही है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप फ्लक्स की बात करें, आप अगर फ्लक्स की यूनिट की बात करें तो देखिए कैसे निकलेगा। फ्लक्स आपने अभी क्या निकाला है, डी फाई लिखा है आपने ई इंटू डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर और इंटू मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो ये देखो फर्स्ट वाली आ गई। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको लिखना दोनों सेम है, 1 वोल्ट मीटर या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये दोनों यूनिट जो हमारी हैं फ्लक्स में आ जाएंगी। क्लियर और नॉट। चलिए, तो ये बात हो गई बेसिक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये सीख लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये सीख लिया, और यूनिट क्या है ये सीख लिया। बेसिक्स भी जानना बहुत जरूरी है। अब आइए सीधे स्टार्ट करते हैं, गॉस थ्योरम पे आते हैं। तो इसमें क्या है, गॉस थ्योरम जो है वो अप्लाई होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और वो भी क्लोज्ड सरफेस में। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ
closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge inside the closed surface। टोटल चार्ज जो है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो है कितना है, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो दो बातें इस स्टेटमेंट में समझ में आई। पहली बात क्या समझ में आई कि ये किस में लगेगी बताइए, क्लोज्ड सरफेस में। क्लोज्ड सरफेस में लगेगी, गॉस थ्योरम को कभी भी ओपन सरफेस में नहीं लगाते। दूसरी बात, जो टोटल फ्लक्स होता है केवल और केवल डिपेंड किस पर करेगा, जो चार्ज अंदर रखा है सरफेस। क्लियर है? केवल किस पर डिपेंड करेगा बताइए, जो चार्ज सरफेस के अंदर रखा है। जैसे यहां पर मान लीजिए आपने एक सरफेस बनाई, मान लीजिए यहां पर सरफेस बनाई और यहां पर एक चार्ज आपने क्यू रख दिया, तो फ्लक्स कितना होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा बताइए, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है केवल उस चार्ज पे डिपेंड करेगा जो अंदर है। लेकिन जरा सोचिए, कल को अगर कोई बाहर चार्ज यहां पे रख दिया जाए क्यू डैश, अगर बाहर कोई चार्ज रख दिया जाए तो क्या इसका कोई असर होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन फ्लक्स में नहीं होगा। किस में होगा? फील्ड में होगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो इफेक्ट होगा वो फील्ड में होगा। इसका मतलब जो फील्ड हमारा है उसको डेवलप करने में कौन कौन यूज होंगे, अंदर वाला चार्ज भी यूज होगा, बाहर वाला भी होगा। लेकिन जब फ्लक्स निकालेंगे तो केवल कौन सा वाला यूज होगा, अंदर वाला यूज होगा, बाहर वाला यूज नहीं होगा। इज इट ओके और नॉट? चलिए, अच्छा एक बात और देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसमें, हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। देख रहे हैं आप, जितने भी चार्जेस हैं प्रेजेंट इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब आसपास, आसपास जितने चार्ज रखे हैं सबका इफेक्ट होगा। लेकिन जो क्यू चार्ज है वो कौन सा है, जो अंदर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स जब निकालेंगे तो क्यू आएगा, लेकिन जब हम लोग फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे चार्जेस यहां पर यूज होंगे। तो गॉस थ्योरम कहां लगेगी, क्लोज सरफेस में। दूसरी बात क्या है, जितना चार्ज इनसाइड होगा उसको अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां मीडियम नहीं देखा जाता है, मीडियम का इफेक्ट नहीं देखा जाता है। जब गॉस थ्योरम लगाते हैं तो नीचे हमेशा एप्सिलॉन नॉट ही आता है। अगर आपके दिमाग में शक आ रहा हो कल को सर ये फ्री स्पेस की जगह मीडियम हो गया तो हम क्या करेंगे, आपने तो एप्सिलॉन नॉट बताया है तो आप वहां भी एप्सिलॉन नॉट करिएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आइए गॉस थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं जिनमें कैसे गॉस थ्योरम को अप्लाई किया जाता है वो देखा जाए। ये देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है और ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, लगभग हर एग्जाम में आ चुका है। चार्ज Q is present at the center of cube. What is the flux contribution from whole cube and one face of cube? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्यूब बना हुआ है और चार्ज को कहां रखा गया है, सेंटर पे रखा गया है। अब आप एक काम करिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या ये चार्ज अंदर है? बोलिए, क्या ये चार्ज अंदर है? बिल्कुल अंदर है, क्योंकि चार्ज कहां रखा गया है, सेंटर पे रखा गया और सेंटर तो अंदर होता ही है। इसका मतलब ये चार्ज अंदर है। और अगर ये चार्ज अंदर है तो पहले वाले पार्ट का जो आंसर होगा बिना किसी कंफ्यूजन के Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। पहले वाले पार्ट का जो आंसर होगा बिना किसी कंफ्यूजन के Q अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आइए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है वन फेस ऑफ क्यूब। वन फेस ऑफ क्यूब का क्या मतलब है, केवल एक फेस। बताइए क्यूब में कितने फेस, 6। अगर 6 फेस तो वन फेस का कितना फ्लक्स आ जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, कितना फ्लक्स आ जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। ठीक, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, इसी पर एक बात और मैं आपको बोलूंगा, अगर सरफेस क्लोज्ड ना हो तो क्लोज्ड बना लिया करो। जैसे एक क्वेश्चन आया था, वहां पर क्या पूछा गया था कि एक सरफेस है, यहां पर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, चार्ज को यहां रखा था 1 कूलम का है
और यहां से ये 2.5 सेंटीमीटर पे रख दिया था। कितने सेंटीमीटर पर? 2.5। और पूछा गया था इस सरफेस का फ्लक्स बताइए कितना है। क्या पूछा गया था? फ्लक्स ऑफ द सरफेस। अब जरा गौर से देखिए, ये 5 थी तो स्क्वायर शेप का लग रहा है, चार्ज ऊपर रखा है, तो आइए क्यूब बन जाएगा। ये देखो, ये भी 5, ये भी 5 और ये सेंटर तक का 2.5 होगा कि नहीं। और कितने कूलम का चार्ज रखा है यहाँ पर? 1 कूलम। अब आप बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसका फ्लक्स बताओ। मतलब ये तो वन फेज का पूछ रहा है ना। ये फ्लक्स किसका पूछ रहा है? बोलो, वन फेज का पूछ रहा है। अगर वन फेज का फ्लक्स पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब Q अपॉन क्या करोगे? 6 एप्सिलॉन नॉट करोगे कि नहीं करोगे? लगा दो जरा। यहां पर फ्लक्स कितना मिलेगा? चार्ज 1 है, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 10 टू दी पावर -12 इंटू 6 होगा कि नहीं होगा? बात खत्म। ठीक, तो अगर क्लोज नहीं है तो क्लोज बनाओ। अगर क्लोज नहीं है, जैसे ये ओपन था तो हमने इसको क्लोज बनाया, और क्लोज कैसे बना बताओ? क्यूब से मिला करके बन गया। बन गया क्लोज कि नहीं बन गया? इतनी सी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। चार्ज को उठा करके कॉर्नर पे रखा हुआ है। चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। कॉर्नर का मतलब ये देखिए, अगर मान लीजिए ये आपने क्यूब बनाया यहां पर, तो ये जो क्यूब है इसके कॉर्नर पर हमने चार्ज को रख दिया। ये कॉर्नर पर हमने चार्ज को रख दिया। चार्ज यहां पर कॉर्नर पर है। जैसे ही कॉर्नर पर रखेंगे, फिर वही क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या ये चार्ज पूरी तरीके से अंदर है? नहीं है। नहीं है ना, कॉर्नर अंदर थोड़ा होता है। अब ये अंदर कैसे होगा? ये अंदर ऐसे होगा कि इसके चारों तरफ हम लोग क्यूब बना देंगे। चारों तरफ क्या बना देंगे? बोलो, क्यूब बना देंगे। और अगर चारों तरफ क्यूब बना देंगे तो क्या होगा? ये इनक्लोज हो जाएगा। कितने क्यूब बनेंगे बताइए? इसमें 8 क्यूब बनेंगे टोटल। 8 क्यूब जब मिल जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो कॉर्नर है ना, ये अंदर हो जाएगा। इट विल बी इनसाइड। ये पूरा का पूरा जो कॉर्नर है ये हमारा अंदर हो जाएगा। ठीक, फिर से याद रखिएगा, 8 क्यूब मिला देंगे तो ये क्या होगा बताइए? अंदर हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक क्यूब में देखें तो कितना चार्ज अंदर है? बोलिए, Q अपॉन 8 है कि नहीं? बोलो, एक में कितना है? Q अपॉन 8। तो कितना फ्लक्स हो गया? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है पहले वाले पार्ट का हो गया कि नहीं हो गया? एक पहले वाले पार्ट का आंसर कितना हो गया? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि एक क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? Q अपॉन 8 है। एक क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? Q अपॉन 8 है। तो फ्लक्स कितना हो गया? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां तक समझ में आया? अब आइए दूसरा पार्ट पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू वन फेस। अब सुनिए, चार्ज को आपने उठा करके इस क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया। अगर कॉर्नर पर रखेंगे तो ध्यान से देखना, यहां पर जो है ये क्यूब जो है, इसका ये वाला फेस, इसका ये देखो पीछे वाला फेस, और ये साइड वाला, एक फेस ये वाला, ध्यान से देखना, एक ये पीछे वाला, एक ये और एक ये, इन तीनों फेसेस को ये जो चार्ज है डायरेक्टली इन पर रखा हुआ है। फिर से मैंने बोला, चार्ज को कॉर्नर पे रखा तो वो तीन फेसेस पर डायरेक्टली रखा हुआ है। तीन फेसेस पर डायरेक्टली रखा हुआ है, और अगर तीन फेसेस पर डायरेक्टली रखा हुआ है तो उन तीन फेसेस का फ्लक्स जीरो होगा। जिस सरफेस पर चार्ज रखा होगा एग्जैक्टली अगर वहीं पर फ्लक्स निकालोगे तो जीरो आएगा। उसके आगे बढ़ोगे तो फ्लक्स होगा, आगे बढ़कर के कोई सरफेस लगा दोगे तो फ्लक्स होगा। क्लियर है कि नहीं? उसी सरफेस पर चार्ज रखा है तो उस सरफेस का फ्लक्स जीरो। मतलब यहां पर तीन फेसेस जो होंगे उनका फ्लक्स जीरो होगा। बचेंगे कितने? बचेंगे यहां पर तीन फेसेस बचेंगे। इसका मतलब इसका 1/3 कर दो, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा मैंने क्या बोला? जिस फेस पर चार्ज रखा हो उस फेस का जो फ्लक्स है, बोलिए, उस फेस का जो फ्लक्स है वहां पर जीरो होता है। तो यहां पर क्या हुआ? चार्ज अगर रखा हुआ है कॉर्नर पर तो तीन सरफेसेस को डायरेक्टली टच कर रहा है। अगर तीन को डायरेक्टली टच कर रहा है
इसका मतलब 3 का क्या होगा, 0 होगा। बाकी 3 में डिवाइड करके क्या करोगे, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया था देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये क्यूब है और इस क्यूब में क्या है कि चार्जेस रखे हुए हैं। कॉर्नर पे देखिए चार्ज रखा हुआ है, ठीक। अब उन्होंने पूछा कि बताइए फ्लक्स कितना होगा, एरिया शो किया हुआ था, इस वाले सरफेस का हाफ पोर्शन शो किया हुआ था और इस वाले पोर्शन का हाफ शो किया हुआ था। पूछा हुआ था कि बताओ इनका फ्लक्स कितना होगा, ठीक। तो आप सुनिए, ये टोटल फ्लक्स कितना है इसका, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और वन फेज का कितना, 3 का तो खैर 0, बाकी 3 का कितना, बाकी 3 का है Q/24 एप्सिलॉन नॉट, एक का है कि नहीं। अब जरा सुनो, ये Q/24 का आधा होगा यानी कि Q/48, ये कितना होगा Q/24 का आधा, और दोनों को मिला देंगे। इसका मतलब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये टोटल फ्लक्स यहां पर Q/24 एप्सिलॉन नॉट ही तो होगा। क्यों, हाफ एरिया इसका ले लिया है, हाफ एरिया इसका ले लिया है, तो दोनों एरिया मिलाकर के पूरा नहीं हो गया। अगर पूरा सरफेस हो गया एक तरफ का तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए अगला डायग्राम देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट डायग्राम कह रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन फेस ऑफ क्यूब। चार्ज को कहां रखा गया है, वन फेस ऑफ क्यूब। फाइंड टोटल फ्लक्स। अगेन बात वही आ गई, जैसे मान लो ये क्यूब है और चार्ज को आपने फेस में रखा हुआ है, देखिए ऐसे, ये चार्ज हमारा यहां रखा हुआ है, ये देखो वन फेस। अगर वन फेस पर चार्ज रखेंगे तो आधा पार्ट अंदर, आधा पार्ट क्या है, बाहर। या ये भी कह सकते हो कि इस चार्ज को अगर हमें इनक्लोज कराना है तो कल को एक क्यूब और बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये 2 क्यूब अगर मिला दिए जाएंगे तो ये चार्ज अंदर होगा कि नहीं। इसका मतलब दोनों क्यूब को मिलाकर के कितना फ्लक्स होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे तो एक का पूछ रहा है ना, तो Q/ क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉरएवर याद कर लीजिए क्या, कि अगर चार्ज फेस पर रखा हुआ है, इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमेशा हाफ पार्ट अंदर होगा, हाफ पार्ट क्या होगा, बाहर होगा। कोई भी शेप हो, जरूरी नहीं कि क्यूब हो, हेमिस्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आइए फेस की बात करें, तो जिस फेस पर चार्ज रखा है उसका क्या होगा, 0। बाकी के कितने फेस बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक का तो 0, बाकियों में कितना हो जाएगा, Q/10 एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। कितना हो जाएगा, Q/10 एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, फ्लक्स किसका, एक फेस का हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए फिर आइए इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए अगेन क्यूब का क्वेश्चन आया। यहां पर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज इज प्लेस्ड एट वन एज ऑफ क्यूब। चार्ज को एज पे रखा गया। एज मतलब जानते क्या होता है, एज का मतलब होता है साइड। जैसे ये आपने क्यूब लिया तो यहां पर क्या हो गया, चार्ज को हम लोगों ने एज पर प्लेस किया हुआ है। ये देखो चार्ज को एज पर रखा हुआ है। अगर एज पर रखा हुआ है, साइड पर रखा हुआ है, तो इसका 1/4 पार्ट अंदर होगा। कितना पार्ट अंदर होगा, 1/4। या ये भी कह सकते हो 4 क्यूब मिला करके इसको इनसाइड कर लेंगे तो एक क्यूब में कितना पार्ट होगा, ये आपका 1/4 पार्ट होगा। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स हमारा होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक में कितना होगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 क्यूब मिलाकर के कितना है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक का कितना है बताइए, एक का जो होगा वो Q/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आइए कह रहा वन फेस की बात करें तो देखिए अगर ये यहां पर रखा हुआ है इस वाले सरफेस पे, इस वाले साइड पे रखा है, तो ये 2 सरफेसेस को डायरेक्टली टच कर रहा है। कैसे, एक तो ये ऊपर वाले को टच कर रहा है और एक पीछे वाले को टच कर रहा है। ये ऊपर रखा हुआ है यहां पे, तो एक तो पीछे वाला सरफेस, एक ये वाला। ये 2 का तो 0 हो गया। इन 2 का जो फ्लक्स है
वो डायरेक्टली 0 हो गया। ठीक, बाकी के बचेंगे 4, तो यहां पर Q अपॉन क्या कर लेंगे बताइए, 16 एप्सिलॉन नॉट 4 टाइम्स कर लेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? जिस सरफेस पर चार्ज को प्लेस किया जाता है उसमें फ्लक्स 0, बाकी के जितने सरफेस होंगे इक्वली डिवाइड कर देंगे। हालांकि इक्वली होता नहीं है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली जो है ना जाकर के थ्योरेटिकली यहां पर काम करते हैं, हम लोग इक्वली डिवाइड कर देते हैं। कल को अगर मान लीजिए उसने बोल दिया कि भाई इस वाले सामने वाले फेस का फ्लक्स इतना है, इसका इतना है, तो बाकी दो का कितना होगा, तो फिर टोटल अलग अलग ऐड करके और इक्वल टू क्या कर देंगे, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, वो हर सरफेस का अलग अलग फ्लक्स लिख देगा, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। अब किसी एक का मिसिंग होगा, पूछेगा बताओ इसका कितना, तो हम क्या करेंगे, फिर ये इक्वल वाला केस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये इक्वल वाला केस नहीं लगाएंगे, फिर हम जो जो दिया होगा उनको सबको ऐड करके इक्वल टू किसके कर देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो क्यूब वाले से हमको ये समझ में आया कि कैसे हमको गॉस थ्योरम को अप्लाई करना। आगे आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A long string with charge per unit lambda passes through a length cube of length L, ये L है, the maximum flux through the cube is। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ये क्यूब है और उसमें से एक वायर पास हो रही है, एक स्ट्रेट वायर है जो पास हो रही है, स्ट्रिंग पास हो रही है और चार्ज उसमें दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ लैम्डा। इसको कहते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। इज इट ओके और नॉट? तो अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर इन्होंने कहा कि ये क्यूब है और उस क्यूब में हमको टोटल जो है एक वायर को पास कराना है, तो बताइए मैक्सिमम कितना फ्लक्स इसमें से पास होगा, मैक्सिमम जो फ्लक्स है वो कितना पास होगा इसमें, ये हमको देखना है। देखिए अगर ये वायर मान लीजिए मैं बनाऊं और इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज दूं ऐसे, ये देखिए, तो यहां पर एक छोटा सा पार्ट अगर आपने लिया dq, ये लिया dl, तो dq अपॉन dl क्या होता है, ये लैम्डा होता है। इसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं? अब जरा सोचिए, ये कह रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना है, तो देखना ध्यान से, मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब चार्ज मैक्सिमम होगा। भाई मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब चार्ज अंदर मैक्सिमम होगा, और चार्ज कब मैक्सिमम होगा, जब लेंथ मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि dq का फॉर्मूला लैम्डा इंटू क्या होता है, dl होता है। जब लेंथ ज्यादा होगी तो चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। समझ में आया? अब आप बताइए कि अगर हम किसी क्यूब में लेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी लेंथ तो डायगोनल की होती है ना, सबसे बड़ी लेंथ किसकी होती है, डायगोनल। और कितनी लेंथ होती है, L√3 होता है कि नहीं? तो कितना चार्ज यहां पर हो गया बताओ, ये हो गया लैम्डा L√3। कितना चार्ज हो गया बताइए, ये जो चार्ज हमारा हो गया लैम्डा L√3 हो गया। और अगर चार्ज निकाल लिया तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा L√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं? कितना फ्लक्स हुआ बताइए, लैम्डा L√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं हो गया? इज इट ओके और नॉट? पहले फिर से बताता हूं मैं, क्या मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है, मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब चार्ज मैक्सिमम, चार्ज मैक्सिमम का मतलब लेंथ मैक्सिमम, और मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, L√3 हो जाएगी। मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, L√3 होगी। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, लैम्डा L√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रहा समझ में? अब आइए नेक्स्ट, ये देखिए, a hollow cylinder has a charge q within it. If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B, ये देखिए अभी मैं इसी की बात कर रहा था, कई बार वो अलग अलग फ्लक्स दे देता है। वो कह रहा है कि B वाले सरफेस में कितना फ्लक्स है, यहां पर जो फ्लक्स B वाले में है, ठीक है ना, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी वाले में जो फ्लक्स दिया है कितना दिया है बताइए, फाई दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है प्लेन सरफेस ए में कितना फ्लक्स होगा। इसमें पूछ रहा है बताइए इस वाले सरफेस में कितना फ्लक्स होगा, अंदर चार्ज क्यों रखा है, यही तो मैं चर्चा कर रहा था अभी।
कि बहुत बार ऐसा होता अलग अलग सरफेसेस का दे करके पूछ लेता है। यहां पर देखो, पहली बात तो क्यू चार्ज अंदर है तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर ए और सी दोनों एक जैसे हैं, अगर दोनों एक जैसे हैं तो टोटल फ्लक्स कितना, 2 फाई डैश, ठीक। और कर्ड सरफेस भी तो है, इसका फाई अलग, तो इसको उठाकर इधर ले आना, तो ये आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये 2 फाई डैश है, तो यहां पर फाई डैश क्या हो गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई अपॉन 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई अपॉन 2, ये फ्लक्स आ गया। चाहे तो आप 1/2 कॉमन ही लिखा रह सकते हैं, 1/2 कॉमन होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो गया, देखिए 1/2 हमारा कॉमन है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, आंसर इज 4। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका। इसका और इसका फ्लक्स क्या होगा, इक्वल होगा, बीच वाले का फाई दिया है, तीनों को मिलाकर के किसकी इक्वल करना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल करना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex इक्वल्स टू अल्फा एक्स की पावर 1/2 Ey Ez 0, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब। देखिए पहली बात तो साफ साफ दिख रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल किसमें है, एक्स एक्सिस में है कि नहीं, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है केवल एक्स एक्सिस में है, तो चलिए बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन देखो ऐसे बनेगी, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रहा है। लेकिन एक बात और सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में जा रहा है तो केवल वो इस सरफेस को क्रॉस करेगा और इसको क्रॉस करेगा, बाकी किसी सरफेस से उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इसके अंदर जा रहा है, इसके बाहर निकल रहा है, मतलब इस वाले पर जो फ्लक्स होगा ये माइनस में होगा, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होगा, क्यों, और इस वाले में कितना होगा बताइए, इस वाले में प्लस होगा, क्यों, बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एक काम मैंने किया है, यहां वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किया है, या यहां वाला क्या किया है, E2, क्यों, देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है ना वो x पर डिपेंड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x पर डिपेंड कर रहा है तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब ये देखिए यहां पर जब आप पहले वाले सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, a होगी ना। जब E1 निकालेंगे तो ये होगा अल्फा a की पावर 1/2 आएगा, ओके। और जब दूसरे वाले सरफेस पर आएंगे यहां पर, तो बताइए कितना दूर हुआ यहां से, ये तो 2a हुआ ना, पहला वाला a, दूसरा वाला कितना है 2a हो गया। अगर ये दूसरा वाला 2a हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2 होगा कि नहीं। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अल्फा एक्स की पावर क्या है 1/2 है, तो यहां पर पहली बार में x की जगह 1/2, दूसरी बार में 2a की पावर क्या हो गया 1/2। एरिया जरा गौर से देखिए, स्क्वायर शेप का सरफेस है, एरिया दोनों का a स्क्वायर होगा। आइए वैल्यू रखते हैं, phi1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस अल्फा a की पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर, जो phi2 होगा वो कितना, माइनस अल्फा 2a की पावर 1/2 और इंटू a स्क्वायर, दोनों को ये प्लस में, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स यहां से अल्फा कॉमन हो गया। एक बात और देखिए, ये पावर 2 और ये कितनी है 1/2। अब बताओ 2 + 1/2 कितना हुआ, 2 + 1/2 दोनों की पावर मिला दी तो कितना हो गया 5/2 हो गया। तो यहां पर कॉमन ले लो, a की पावर 5/2 इंटू क्या होगा बताइए, यहां पर आपको मिलेगा 2 की पावर 1/2 मतलब √2 माइनस ऊपर 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां पे माइनस है, यहां पर प्लस, बाहर जाता है तो प्लस, अंदर आता है तो माइनस।
ये वाला फ्लक्स देखिए आपका प्लस में है और ये वाला किस में है, माइनस में। दोनों को ऐड किया, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, बात खत्म। दोनों को डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए, √2 - 1, वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो पहले पार्ट का आंसर आपका देखिए आ गया टोटल फ्लक्स। अब उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा बताइए कितना चार्ज अंदर है। देखिए चार्ज अगर अंदर है, टोटल फ्लक्स आपने निकाल लिया है, तो क्या करेंगे, Q/ε0 चार्ज आ जाएगा। आइए लिखते हैं, यहां पर देखिए टोटल फ्लक्स जो होता है Q/ε0 इक्वल टू किसके आ गया, अल्फा A⁵ और ब्रैकेट के अंदर √2 - 1। तो टोटल चार्ज कितना होगा, अल्फा A⁵ √2 - 1 और यहां पर क्या होगा, ε0 और ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ε0 भी आ जाएगा ऊपर। तो ये देखिए चार्ज निकल आया कि नहीं। कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा काम करना है। काम क्या है, टोटल फ्लक्स निकालना है, Q/ क्या रख देना है, ε0 रख देना। ठीक, तो ये तरीका हो गया कि नहीं। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। रेडियली आउटवर्ड मतलब along द रेडियस, ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है ना। इज गिवन बाय इक्वल्स टू AR, ये R मान लीजिए रेडियस, ठीक, A कांस्टेंट है। अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A, इन्होंने कहा है कि A रेडियस का एक स्फीयर है, तो बताइए उसके अंदर कितना चार्ज कंटेन्ड होगा। तो अगर मान लीजिए A रेडियस का आपने स्फीयर बनाया, तो इसका एरिया कितना होगा भाई, इसका जो एरिया होगा स्फीयर का वो 4πA² होगा कि नहीं होगा, बताइए कितना एरिया होगा, 4πA² होगा कि नहीं होगा। अगर एरिया 4πA² हो गया तो यहां पर चार्ज पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो A×R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कैपिटल A×R की जगह स्मॉल a। तो यहां पर कितना फ्लक्स आएगा, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है कि नहीं होता है। तो ये आएगा कैपिटल A स्मॉल a 4πA²। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 4π कैपिटल A और A⁵ आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहां पर लगा दीजिए गॉस थ्योरम, तो Q/ε0 इज इक्वल्स टू 4π कैपिटल A⁵ अब देखिए क्या करेंगे, ये ε0 उठकर उधर चला गया, अगर ये ε0 उधर चला गया तो Q की वैल्यू क्या मिलेगी, 4πε0 कैपिटल A⁵। क्लियर है, देख लीजिए कौन सा आंसर साफ दिख रहा है, सेकंड वाला है, 4πε0 कैपिटल A⁵। ये हमारा आंसर हो गया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो R पे डिपेंड कर रहा है, R की जगह हमने A रख दिया यहां पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया निकाल लिया, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकल के आ गया बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया और फ्लक्स को कितना कर दिया, Q/ε0, चार्ज इनक्लोज्ड आ गया कि नहीं आ गया। ओके, तो कैसे गॉस थ्योरम लगाई जाती है, गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको सबसे पहले सरफेस को क्लोज करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है और लास्ट में जाकर के उसको किसकी इक्वल कर देना है, Q/ε0। तो ये आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि भाई गॉस थ्योरम को कैसे लगाया जाता है, गॉस थ्योरम क्या है और गॉस थ्योरम कहां अप्लाई होती है, क्लोज सरफेस में अप्लाई होती है। इसके बाद अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, किसका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कितने टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे उसको अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट उसमें देखें। थैंक यू वेरी मच।